गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपनी क्लास में। और आज अपन शुरू करने जा रहे हैं GS20 सीरीज की अगली क्लास, जिसमें आज अपन एक बार फिर से 20 राजस्थान के इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इन प्रश्नों को आप डेली देखें जब भी ये क्लास डलती है तब, और साथ साथ अपन ने जो जीके की क्लासें शुरू कर रखी हैं हिस्ट्री में, उनको भी आप देखते रहें ताकि आपकी एक एक टॉपिक पर अच्छी पकड़ बन जाए। तो बिना कोई देरी करे अपना सवाल शुरू करते हैं। राय सिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? यानी कि राय सिंह प्रशस्ति जो है उसमें कहाँ के शासकों के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन ए अपने लिए कोटा के शासकों से संबंधित है, ऑप्शन बी बीकानेर के शासकों से संबंधित है, ऑप्शन सी उदयपुर के शासकों से संबंधित है, और ऑप्शन डी जयपुर के शासकों से संबंधित है। तो इस प्रश्न में जो आंसर है राय सिंह प्रशस्ति जो है वो बीकानेर के शासकों से संबंधित है। बी ऑप्शन अपने प्रश्न का सही आंसर बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि राय सिंह प्रशस्ति है जो है 1594 की है। ये एक तो इफेक्ट ध्यान रख लेना है कि 1594 ईस्वी की है और बीकानेर रियासत से संबंधित है। नंबर एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, क्योंकि अपन जब इसको देखते हैं तो इसके प्रशस्तिकार का नाम भी अपन से पूछा जा सकता है। तो प्रशस्तिकार में मैं आपको बता देता हूं, जयिता। प्रशस्तिकार इसका जयिता है जिसका नाम आपको जयिता भी मिल सकता है, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। आजकल इन्होंने क्या है ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो इसमें जो है बीका से लेकर के राय सिंह तक की उपलब्धियां मिलती हैं। इस प्रशस्ति के अंदर बीका से लेकर राय सिंह तक की उपलब्धि मिलती है अपन को। तो राय सिंह प्रशस्ति का संबंध कौन से वंश से हुआ? बीकानेर के शासकों से हो गया। नंबर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 1594 ईस्वी की है ये, और इसके प्रशस्तिकार जो जयिता या जयिता व्यक्ति है, और इसमें बीका से लेकर के राय सिंह तक के शासकों के बारे में जानकारी अपन को प्राप्त होती है। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है, रसिया की छतरी अभिलेख में किसका नाम उत्कीर्ण है? यानी कि रसिया की छतरी जो अभिलेख मिला है अपन को, उसमें किस व्यक्ति का नाम उत्कीर्ण है? ऑप्शन ए है नरवर्मा गोहिल, ऑप्शन बी है जोगेश्वर चौबीसा, ऑप्शन सी है सामंत सिंह, ऑप्शन डी महाराणा राज सिंह। तो रसिया की छतरी में अपन को जो वर्णन मिलता है वो नरवर्मा गोहिल का मिलता है। ऑप्शन ए अपने प्रश्न का सही आंसर है। रसिया की छतरी जो अभिलेख है वो 1274 ईस्वी का है। ये चित्तौड़ के अंदर मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। रसिया की छतरी का अभिलेख जो है चित्तौड़ में है, और इसका ये लेख जो है वेद शर्मा द्वारा लिखा गया है। वेद शर्मा द्वारा इसको लिखा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेद शर्मा के द्वारा इसको लिखा गया है। इसके उत्कीर्णकर्ता का नाम अगर पूछ लिया, लेखन तो वेद शर्मा ने किया है, इसका उत्कीर्णकर्ता अगर पूछ ले तो उत्कीर्णकर्ता इसके सज्जन नामक एक व्यक्ति है, इन्होंने इसका उत्कीर्ण किया था। तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा यही चीज़ें पूछी जाएंगी, इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेगा आपसे कि रसिया की छतरी का अभिलेख कहाँ पर है। तो फैक्ट हो गया आपका चित्तौड़। कब का है? 1274 ईस्वी का। इसका लेखन कार्य किसने किया? वेद शर्मा ने किया। और इसका उत्कीर्णकर्ता कौन है? तो सज्जन नामक व्यक्ति है। और इसमें किस व्यक्ति की जानकारी मिलती है या इसमें किसको नाम उत्कीर्ण मिलता है? तो यह नरवर्मा गोहिल। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से अपना दूसरा प्रश्न कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर अपन। तीसरा है, निम्न में से किस स्थल से मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त होते हैं? मिनांडर जो है उसके 16 सिक्के अपन को किस जगह से प्राप्त होते हैं? ये प्रश्न RS में पूछा गया था 2018 में, और कॉलेज लेक्चरर 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है बैराट, ऑप्शन बी है नगरी, ऑप्शन सी रेड, ऑप्शन डी नगर। तो अगर आपसे पूछ ले कि मिनांडर के सिक्के जो 16 सिक्के हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो प्रश्न का आंसर है ऑप्शन ए बैराट। और बैराट कहाँ पर है आपको पता है, इसी जयपुर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना। और यहाँ से अपन को क्या हुआ है? मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं। टोटल अपन को 28 इंडो ग्रीक शासकों की और 8 पंचमार्क मुद्राएं यहाँ पर मिली है। इंडो ग्रीक सिक्के कितने मिले अपन को? इंडो ग्रीक सिक्के जो हैं वो 28 मिले हैं टोटल।
और इन 28 में से जो है वो 16 मेनांडर के हैं, 16 मेनांडर के हैं। 28 टोटल सिक्के अपन को यहाँ से मिले, ये आपको ध्यान रखना है। 8 पंचमार्क सिक्के भी मिले अपन को यहाँ से। तो इस तरीके से अपन को इसके बारे में क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि मेनांडर के 16 सिक्के कहाँ से मिले अपन को? बेराट से मिले। बेराट कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और यहाँ से इंडो ग्रीक शासकों के टोटल 28 सिक्के मिले हैं, जिनमें 16 सिक्के जो है वो मेनांडर के हैं। इसके अलावा 8 पंचमार्क सिक्के भी अपन को यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अब आगे बढ़ते हैं अपन। अपना अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म यानी कि मुद्रा जारी करता सुमेलित नहीं है? तो अपन को ये देखना है कि एक तरफ मुद्रा का नाम है, एक तरफ जो है उस समय के राज्य का नाम है जहाँ पर ये मुद्रा प्रचलित है। अपन को ये देखना है कि निम्न में से कौन सी जगह पर ये मुद्रा प्रचलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म असुमेलित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए है झाड़साई जयपुर। तो जयपुर के जो सिक्के होते थे उनको झाड़साई कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन है विंसोपक, ये चौहान राज्य से संबंधित है। विंसोपक चौहान राज्य से संबंधित है, ये भी राइट है बिल्कुल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। विजयसाई सिक्के जो है बीकानेर राज्य से संबंधित है, ये गलत है क्योंकि विजयसाई सिक्कों का संबंध बीकानेर राज्य से नहीं था। डब्बूसाई सिक्के मारवाड़ से संबंधित है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो अपने प्रश्न का आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि असुमेलित विजयसाई सिक्के बीकानेर राज्य से संबंधित है, ऐसा अपन को कहीं पे भी नहीं मिलता है देखने को। इस तरीके से अपने प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिहारों का इतिहास बताता है? निम्न में से कौन सा अभिलेख जो है अपन को प्रतिहारों का इतिहास बताता है? ऑप्शन है मंडोर शिलालेख, ऑप्शन बी नांदसा यूप शिलालेख, ऑप्शन सी घोसुंडी शिलालेख, ऑप्शन डी बिजोलिया शिलालेख। तो अपन से प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा जो है प्रतिहारों का इतिहास बताता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है मंडोर शिलालेख। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। तो ये जो मंडोर शिलालेख है ये 685 ईस्वी का है, 685 685 ईस्वी का है, 685 ईस्वी का है। और इससे अपन को मंडोर के शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली के बारे में अपन को जानकारी देता है। तो इस तरीके से अपने प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राव शाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? राव शाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है करौली, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी धौलपुर, ऑप्शन डी अलवर। तो राव शाही सिक्कों का संबंध कौन से राज्य से है? तो ऑप्शन डी अलवर अपने प्रश्न का सही आंसर रहेगा। राव शाही जो सिक्के थे वो अलवर से संबंधित थे। धौलपुर का जो सिक्का है वो तो तमंचा शाही था, ये आपको ध्यान रखना है, ये तमंचा शाही था धौलपुर में। रावशाही हो गए धौलपुर, रावशाही हो गए अलवर में, तमंचा शाही हो गए धौलपुर के अंदर। करौली का सिक्का जो है वो माणक शाही है, माणक शाही सिक्के जो है वो करौली के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भरतपुर के सिक्के जो है सिक्का जो है शाह आलम नामक सिक्का जो था वो भरतपुर के अंदर प्रचलित था। तो इस तरीके से इन चारों जगहों के सिक्कों के नाम ध्यान रखने आपसे। करौली में तो माणक शाही प्रचलित है, भरतपुर में शाह आलमी थे, धौलपुर में तमंचा शाही थे और अलवर के अंदर रावशाही सिक्के प्रचलित थे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? ये प्रश्न पूछा गया था एक बार पटवारी परीक्षा 2016 में। 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बना था? ऑप्शन है कुछामन, ऑप्शन बी सोजत, ऑप्शन सी मेड़ता, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 31 जो रुपया था वो कुछामन की टकसाल के अंदर बना था। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है। कुछामन नागौर के अंदर पड़ता है और ये जो है 31 जो है कुछामन टकसाल के अंदर बना था, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना
वो है राजस्थान में से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। राजस्थान से प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कौन से कहलाते हैं, उनका नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है आहत सिक्के, ऑप्शन बी चांदोड़ी सिक्के, ऑप्शन सी अक्षयशाही सिक्के, ऑप्शन डी कलदार सिक्के। इस प्रश्न का सही आंसर जो है, सबसे प्राचीन सिक्के जो थे वो आहत सिक्के कहलाते हैं। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है। राजस्थान में सबसे प्राचीन सिक्के जो मिले हैं अपन को वो आहत सिक्के हैं और ये चांदी के उपयोग से बनाए हुए थे, 5वीं शताब्दी के हैं। आहत सिक्के कौन सी शताब्दी में बने थे, 5वीं शताब्दी के अंदर, और ये चांदी से बने हुए थे, अपन को ये ध्यान रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। निम्न में से कौन सा जो अभिलेख है वो चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर जो है प्रकाश डालता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए है अचलेश्वर का अभिलेख, ऑप्शन बी मानमोरी का अभिलेख, ऑप्शन सी सामोली का अभिलेख और ऑप्शन डी बिजोलिया का अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर है मानमोरी का अभिलेख। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। मानमोरी अभिलेख से अपन को चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी अपन को प्राप्त होती है। इस लेख की खोज जो है मानमोरी वाले की, इसकी कर्नल टोड ने करी थी, इसकी खोज कर्नल टोड इसके खोज करता थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और कुछ भी चीज़ ध्यान रखने की जरूरत नहीं। वैसे भी चाहो तो 713 ईस्वी का है ये, और कर्नल टोड ने इसकी खोज की थी, बस इतना सा ध्यान रख लेना है। और इससे अपन को किसकी जानकारी मिलती है, चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास की अपन को जानकारी मिल जाती है इससे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब हमारा अगला प्रश्न है लल्लू लिया और लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था। लल्लू लिया और लल्लू शाही सिक्कों का निर्माण कहाँ पर होता था। ऑप्शन है कुचामन, ऑप्शन बी सोजत, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नागौर। तो लल्लू लिया और लल्लू शाही सिक्कों का जो निर्माण है वो सोजत के अंदर होता था। सोजत कहाँ पर है, पाली के अंदर है। यहाँ की मेहंदी भी फेमस है, ये भी ध्यान रखना है, सोजत की मेहंदी फेमस है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रख लेना है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है किस अभिलेख या किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है। मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस अभिलेख या प्रशस्ति में मिलता है। इस प्रश्न का ऑप्शन है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ऑप्शन बी राज सिंह प्रशस्ति, ऑप्शन सी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ऑप्शन डी जगन्नाथ प्रशस्ति। तो इस प्रश्न का सही आंसर है राज सिंह प्रशस्ति। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है राज सिंह प्रशस्ति, ऑप्शन बी। तो राज सिंह प्रशस्ति से अपन को मुगल मेवाड़ संधि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो प्रशस्ति है ये राजस्थान विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। नंबर 1 चीज़ तो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है ये 25 शिलालेखों पर लिखी हुई है, 25 शिलालेखों पर लिखी हुई है, 25 शिलालेखों पर लिखी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। इसमें 24 सर्ग और 1106 श्लोक है। 24 सर्ग 1106 श्लोक हैं, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। 24 सर्ग और 1106 श्लोक है। संस्कृत भाषा में होने के बाद भी ये अरबी फारसी और लोक भाषा का इसमें प्रभाव है। भाषा इसकी संस्कृत है। संस्कृत भाषा में तो आपको ध्यान क्या रखना है, मुगल मेवाड़ संधि की जानकारी राज सिंह प्रशस्ति से मिलती है। और राज सिंह प्रशस्ति जो है विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। 25 शिलालेखों में वर्णित है, इसमें 24 सर्ग और 1106 श्लोक है और ये संस्कृत भाषा में, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे। सुमेलित कीजिए, एक तरफ पुस्तकों के नाम है, एक तरफ लेखकों के नाम है, तो पुस्तकों और लेखकों को आपको सुमेलित करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा में पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है इसकी। एक तरफ पुस्तक है हम्मी रायण, सामने बादर, वीरमायण, मच्छराम सेवक, रघुनाथ रूपक, दुर्सा आड़ा, कीर्तार बावनी, भांडव व्यास। तो इन 4 पुस्तकों को 4 राइटरों से सुमेलित करने के बाद में ये इधर इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आप इधर सुमेलित सही तरीके से कर पा रहे हैं तो आप इस प्रश्न का आंसर सही तरीके से दे पाएंगे। अब अगर इसको सुमेलित नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। जैसे कीर्तार बावनी जो है
वो दुर्सा अडा की पुस्तक है। किरतार बावनी दुर्सा अडा की, तो 4 में 3 आना चाहिए। तो 4 में 3 के हिसाब से चले अपन, तो 4 में 3 एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो आपका क्रॉस हो जाएगा। इसमें से आपका आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में से आपके प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है। हम्बे रायण जो है भांडव व्यास की किताब है। हम्बे रायण भांडव व्यास की किताब है। पहले में 4 होना चाहिए, तो पहले में 4 के हिसाब से पहले में 4 और चौथे में 3, तो ऑप्शन सी आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आपको 2 किताबों के नाम भी ध्यान है, उनके राइटर के भी, तब भी आपके प्रश्न का सही आंसर बैठ जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। दूसरा वीर रामायण जो है वो भादर की है, रघुनाथ रूपक मच्छराम सेवक की है, ऑटोमेटिक बैठ रहा है। तो 4, 1, 2, 3 आपके प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़वा ग्राम कोटा में कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए? बड़वा ग्राम कोटा में एक गांव है, बड़वा नामक जगह है, वहां से कितने मोखरी यूप अभिलेख अपन को प्राप्त हुए? पटवारी में 2015 के एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन डी सी 4, ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का सही आंसर है, यहाँ से 3 मोखरी यूप अपन को प्राप्त हुए। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि बड़वा ग्राम कोटा से 3 मोखरी यूप अपन को प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, मुंडी आर्य ख्यात का विषय कौन सा है? मुंडी आर्य ख्यात या आरएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। मुंडी आर्य ख्यात का संबंध किससे है? ऑप्शन है सिरोही के चौहान, ऑप्शन बी मेवाड़ के सिसोदिया, ऑप्शन सी मारवाड़ के राठौड़, ऑप्शन डी कोटा बूंदी के हाड़ा। तो प्रश्न का सही आंसर है मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर रहेगा। मुंडी आर्य ख्यात जो है वो मारवाड़ के राठौड़ का इतिहास बताती है। इसमें राव सिंहा से लेकर के जसवंत सिंह प्रथम तक का इतिहास मिलता है। राव सिंहा से राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह प्रथम तक का इतिहास इसको अंदर अपन को मिलता है मुंडी आर्य ख्यात के अंदर। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। हमारा अगला प्रश्न है, चेतावनीराज चुंगटिया नामक रचना किस क्रांतिकारी की है? चेतावनीराज चुंगटिया नामक रचना जो है वो किस क्रांतिकारी के द्वारा रचित है? ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी केसरी सिंह बारट, ऑप्शन सी प्रताप सिंह बारट और ऑप्शन डी जोरावर सिंह बारट। तो इस प्रश्न का सही आंसर है केसरी सिंह बारट। ये काफ़ी फेमस रचना है चेतावनीराज चुंगटिया। ये जो है मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को इन्होंने अंग्रेज वाइसराय लॉर्ड कर्जन का जो दिल्ली दरबार था उसमें जाने से रोका था। तो 1903 ईस्वी में 1903 में महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। तो चेतावनीराज चुंगटिया किसने लिखी थी? केसरी सिंह बारट ने लिखी थी, 1903 में लिखी थी। और 1903 में जब दिल्ली दरबार लगा रहा था लॉर्ड कर्जन दिल्ली के अंदर, उस समय महाराणा फतेह सिंह जो मेवाड़ के महाराणा थे उसमें जाना चाह रहे थे और उनको इन्होंने रोका था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? खोमाण रासो, हमीर रासो, सगत सिंह रासो, संगत रासो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आप बताओ, नहीं तो मैं बता देता हूँ। इस प्रश्न का सही आंसर है सगत सिंह रासो। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर है। गिरधर आसिया की किताब जो है वो सगत सिंह रासो है, ये आपको ध्यान रखना है। सगत सिंह रासो गिरधर आसिया ने लिखी थी और इसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है। महाराणा प्रताप के छोटे भाई, महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन मिलता है इसमें। आपसे भी पूछा जा सकता है कि सगत सिंह रासो का संबंध किससे है? तो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन इसके अंदर अपन को मिलता है। अब आप
ये भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे मान लो हम्मीर रासो जो है वो सारंगधर की रचना है, इसके राइटर कौन है? सारंगधर, ये इसके राइटर है। इसके अलावा अगली है हम्मीर रासो, ये दो हम्मीर रासो दो हैं, अगर एक तो सारंगधर है और एक जोधराज है, ये ध्यान रख लेना। जोधराज दो व्यक्ति हैं, अगर एक का नाम नहीं आए तो दूसरे का जरूर ट्राई कर लेना, सारंगधर जोधराज दोनों का। इसके अलावा खुमान रासो जो है अगर वह है तो ये दलपत विजय की है। दलपत विजय की है, आपको ये ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कुवलयमाला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? कुवलयमाला ग्रंथ है जो उद्योतन सूरी ने लिखा था, इसके राइटर है उद्योतन सूरी, इन्होंने लिखा था। और इस पुस्तक में, इस ग्रंथ में राजस्थान की कितनी भाषाओं की जानकारी अपन को मिलती है कि राजस्थान में उस समय कितनी भाषाएं प्रचलित थी। ऑप्शन ए है हमारे लिए 18, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 28। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है 18 है। इस समय 18 भाषाओं की जानकारी अपन को प्राप्त होती है इससे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ये 778 ईस्वी में लिखी थी, ये पुस्तक जो है 778 ईस्वी में लिखी थी उद्योतन सूरी ने। आगे बढ़ते हैं अपन। राजस्थान से गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न आपसे बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि गुप्तकालीन सर्वाधिक सिक्के राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है हमारे लिए बयाना भरतपुर, ऑप्शन बी गुरारा सीकर, ऑप्शन सी रेड टोंक, ऑप्शन डी रंगमहल टोंक। तो इस प्रश्न का सही आंसर है बयाना भरतपुर, ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही आंसर है। और यहाँ से अपन को गुप्तकालीन सिक्के सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। गुप्तकालीन जो सिक्के थे वो स्वर्ण मुद्राएं जो थी उनको दिनार कहा जाता था, ये ध्यान रखना है। स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा जाता था? उनको दिनार कहा जाता था। और ये कहाँ से मिली अपन को? बयाना भरतपुर से मिली है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपन। हमारा अगला प्रश्न है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम किसने करवाया था? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण करवाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक किसको कहा जाता है? यह प्रश्न कौन सा है आपको? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी ACL कार्लाइल, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ACL कार्लाइल, ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का सही आंसर। और इनको राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का जनक भी कहा जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और आज की अभ्यास का अंतिम सवाल आपके लिए है मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? ऑप्शन ए है कणस्वा अभिलेख, ऑप्शन बी संगी ऋषि अभिलेख, ऑप्शन सी नगरी अभिलेख, ऑप्शन डी सामोली अभिलेख। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कणस्वा अभिलेख, ऑप्शन ए। यहाँ से अपन को मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। कणस्वा अभिलेख जो है वो 738 ईस्वी का है, 738 ईस्वी का है और ये कोटा के अंदर मिला था। और इससे मौर्य राजा धवल का उल्लेख अपन को मिलता है, मौर्यवंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। तो इस तरीके से अपनी जो सीरीज़ है ये रेगुलर चलती रहेगी और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफ़ी मददगार साबित होगी। आप बिंदास होकर के इनको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये मेरा प्रयास है। मैं अगले 1 साल भर के अंदर तमाम सब्जेक्ट्स की क्लासेज आपके लिए मैं अपनी टीम के साथ मिलकर डालूंगा और सब कुछ फ्री में रहेगी अपने चैनल पर, मुरली सर पर। तो आप बिंदास होकर पढ़िए और मस्त रहिए, किसी भी तरीके की टेंशन पालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।